अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राइला, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज का मेरा टॉपिक है हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड इट्स मैनेजमेंट। पहले तो हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट को डिस्कस करेंगे कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती क्या है। उसके बाद जो है हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कॉजेज़ पे जाएंगे कि बहरापन या सुनने का मसले मसाइल क्यों होते हैं बच्चों में या बड़ों में। उसके बाद जो है आपको कुछ सिम्पटम्स मैं बताऊंगी कि कैसा एक नॉर्मल बच्चा जो है आवाज़ों की तरफ जो है वो रिएक्ट करता है डिफरेंट एजेस में, यानी उम्र के साथ साथ जो है वो आवाज़ों को कैसे तवज्जो देता है। और जो वालिदैन हैं या जिनके घर में जैसे अभी न्यू बॉर्न बच्चे की पैदाइश हुई है, वो कैसे जो है ये जज कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनके बच्चे में हेयरिंग का मसला है या नहीं है। तो घर के लिए मैं कुछ आपको थोड़ा सा जो है वो स्क्रीन आउट करने के कुछ इनफॉर्मल वे में जो है कुछ वो दूंगी, सिम्टम्स बताऊंगी। उसके बाद जो है हम उनकी उस पे आएंगे ट्रीटमेंट पे या मैनेजमेंट पे कि कैसे इनकी जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों की जो है ट्रीटमेंट होती है, कैसे उनकी हेयरिंग पे जो है वर्क किया जाता है। और प्लस जो है स्पीच थेरेपी उनकी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस वो होते हैं, प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं कि हम एक हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे को स्पीच की तरफ लेके आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट पे बात करते हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट है क्या। देखिए, बहरापन, इसको बहरापन भी कह सकते हैं, समाज से महरूमी भी कह सकते हैं, और सुनने का मसला भी कह सकते हैं। बहरापन से मुराद है कि बच्चा पैदाइशी या पैदाइश के बाद सुनने की सलाहियत से महरूम होता है। यानी बहरापन जो है एक कान में भी हो सकता है या दोनों कान में भी हो सकते हैं। या तो बच्चा बिल्कुल भी सुन नहीं पाता या फिर थोड़ा बहुत जो है समात मौजूद होती है। जो कि ये बच्चे जो है सुनने की सलाहियत से महरूम होते हैं, तो बोलने की जो सलाहियत उनकी होती है वो आगे चल के यानी बोलने की सलाहियत से भी महरूम रह जाते हैं। यानी बच्चा जब इर्द-गिर्द के माहौल से वो आवाज़ों को नहीं सुन पाता है, वो लफ्ज़ों को, वो जुमलों को नहीं सुन पाता, और वो जो टोन जो जिस फैमिली में जिस टोन में बात होती है, जैसे अगर एक पंजाबी वो है लैंग्वेज का बच्चा है, तो पंजाबियों का एक्सेंट अलग होता है, बलोचियों का अलग होता है। तो जब तक वो अपने माहौल से यानी वो एक्सेंट भी नहीं सुन पाता, तो बच्चे का प्रॉपरली जो है लैंग्वेज जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो और वो उन आवाज़ों को पहचान भी नहीं पाता। जैसे माँ-बाप की आवाज़ होती है, बहन-भाई की आवाज़ होती है, उनको ये आवाज़ देते हैं बच्चे को, तो बच्चा जो है प्रॉपरली उस पे रिस्पॉन्स नहीं करता। बहरापन की वजूहात क्या है? अगर बच्चों में देखा जाए तो बहरापन जो है या तो जेनेटिक यानी कि बच्चे को विरसे में मिलता है, या फिर पैदाइशी तौर पे बच्चे में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या माल फॉर्मेशन यानी कि जो कानों का जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, वो प्रॉपर वे में उसकी बनावट नहीं हो पाती, या फिर जो है जर्मन मीजल्स जो है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि मदर को हो सकती है, उसकी वजह से भी जो है बच्चे को बहरापन हो सकता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, बाद की लाइफ में जो बहरेपन की वजूहात है यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो रीज़न है, वो मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार भी हो सकता है, यानी कि बच्चे को बाद के लाइफ में जो है गर्दन तोड़ बुखार की वजह से उसकी समात जो है वो जा सकती है। और इसके अलावा हेड इंजरी यानी कि दिमाग पर किसी भी वजह से जो है हेड इंजरी हो सकती है। हेड इंजरी की वजह से भी दिमाग पे असर होने की वजह से समात का मसला पैदा हो सकता है। और इसके अलावा जो डिस्चार्जिंग है यानी बच्चे का जो है कान बहना, जो पस बहता रहता है बच्चे के कान से, उससे भी जो है बच्चे की समात मुतासिर हो सकती है। फिर दूसरा जो फैक्टर है वो है एजिंग, यानी कि एज के साथ साथ यानी उम्र के साथ साथ जैसे नज़र का कमज़ोर हो जाना होता है, इसी तरह से जो है समात की जो है कमज़ोरी आ जाती है या हेयरिंग का जो है मसला शुरू हो जाता है। फिर है जो लाउड नॉइज़ एक्सपोज़र जो होते हैं, जिन फैक्ट्रीज़ में जो है जो मज़दूर काम करते हैं या जहाँ पे जो एनवायरनमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है,
वहाँ पे भी जो है बच्चे को वहाँ पे भी जो है बड़ों का हेयरिंग का मसला हो सकता है, यानी बड़ों में ये मसला पैदा हो सकता है। अगर बच्चों में भी देखा जाए तो जिस माहौल में वो रह रहे हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो सकता है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ऊँचा सुनने की आदत हो जाती है। तो इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट किस टाइप के होते हैं, यानी कि बच्चे के अगर हम देखा जाए तो कान के जो है यानी कि जो ईयर है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडल ईयर और एक होता है इनर ईयर। यानी कि इन तीनों हिस्सों में से, इन तीनों पार्ट्स में से अगर बच्चे के किसी भी पार्ट्स में कोई मसला हो जाए तो उसमें हेयरिंग का मसला मतलब आ जाता है। जैसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस वो होता है कि अगर बच्चे के मिडल ईयर में यानी कि जो कान का अंदरूनी हिस्सा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कान का पर्दा फट जाना या फिर जो है कान के अंदर जो छोटी छोटी बोन्स होती है उसका जो है गल सड़ जाना या वो फ्रैक्चर हो जाना, तो उसकी वजह से भी जो है मिडल ईयर में प्रॉपरली जब बच्चा की आवाज़ जो है वो आउटर ईयर से मिडल ईयर में जाती है तो वो आगे जो है इनर ईयर में उस आवाज़ को नहीं पहुंच पाता। जो इनर ईयर होता है वो उसकी जो कनेक्शन होता है वो ब्रेन के साथ होता है। तो जब ये आवाज़ें प्रॉपरली ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगी तो बच्चा जो है समाज से वो हो जाता है, माजूरी हो जाती है। फिर है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, यानी कि जो सेंसरी जो इनर ईयर है यानी कान का जो बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा है जिसका कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है, अगर उस पार्ट में बच्चे का जो है प्रॉब्लम हो जाता है तो उस वजह से भी जो है बच्चे का समाज जो है वो मुतासिर हो सकती है। जो थर्ड टाइप है वो है मिक्स हेयरिंग लॉस। मिक्स हेयरिंग लॉस का मतलब ये है कि अगर बच्चे के जो है मिडल ईयर में और इनर ईयर में अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाते हैं, दोनों मिक्स प्रॉब्लम होते हैं यानी दोनों में मिडल और इनर में दोनों में प्रॉब्लम होता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड लेवल पे जो है हेयरिंग का प्रॉब्लम होता है, तो उससे भी जो है समात मुतासिर होती है। फिर उसके बाद अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि जो पेरेंट्स हैं या वो लोग जिनके जो है जिनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है वो कैसे अपने बच्चे को जो है वो जज कर सकते हैं कि मैं बच्चा आया, बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो ये मैं आपको कुछ जो है स्टेजेस बताऊंगी, यानी कि एज वाइज जो है बच्चे के रिएक्शन टू द साउंड्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि वो बच्चा जो है एज वाइज आवाज़ों को कैसे रिएक्ट करता है। अच्छा, बर्थ से लेके यानी कि पैदाइश से लेके और 3 मंथ्स 3 माह के बच्चे का जो है रिस्पॉन्सेस को कैसे नोट किया जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो ये देखना है कि बच्चा जो है तेज आवाज़ें या ऊंची आवाज़ों पर चौंकता है या नहीं चौंकता। ठीक है, फिर उसके बाद अपना जिस डायरेक्शन से जो आवाज़ आती है, जिस डायरेक्शन से आवाज़ आती है बच्चा अपना सर उस तरफ जो है वो घुमाता है। ठीक है, आवाज़ों की तरफ जो है ना वो अप्रोच करने की कोशिश करता है। जब आप अपने बच्चे से कोई बात करते हैं तो वो मुस्कुराता है, यानी कि उसके कान में जो है वो आवाज़ जा रही है, वो आपकी बात को सुन रहा है तो तभी वो स्माइल कर रहा है। बच्चा जो है जब बच्चा खामोश हो जाता है जब आपकी आवाज़ सुनता है, यानी जब भी आप उससे बात करते हैं तो बच्चा जो है ना तवज्जो के साथ जो है वो आपकी बात को सुनता है। तो ये बर्थ से लेके 3 मंथ्स तक जो बच्चे के वो है रिस्पॉन्सेज है वो आपने नोट करना है कि आया बच्चा जो है इस एज में ये रिस्पॉन्सेज जो है वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद है 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ में जो है ना बच्चा किसी भी नई आवाज़ की तरफ देखने की कोशिश करता है, यानी जब भी वो कोई नई आवाज़ सुनता है तो उस तरफ जो है वो देखने की कोशिश करता है। यानी बच्चे के देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि वो जहाँ से आवाज़ आ रही है उस तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। फिर अपनी आवाज़ की तरफ ध्यान देता है, यानी बच्चा जो है अगर जो एक नॉर्मल बच्चा होता है वो वोकल प्ले कर रहा होता है, आवाज़ें निकाल रहा होता है तो वो अपनी आवाज़ों की तरफ जो है वो ध्यान देता है और मज़ीद जो है उन आवाज़ों को निकालने की कोशिश करता है।
अच्छा, अगर बच्चे के सामने कोई ऐसा खिलौना जैसे झुनझुना वगैरह है वो आप बजाएं तो उस झुनझुने की आवाज़ से भी जो है बच्चा रिस्पॉन्स देता है। और साथ ही साथ जो है कुछ आवाज़ें निकालता है, जैसे ब की आवाज़ें जो है वो मुस्तकिल निकाल रहा होता है पैदाइश के बाद। तेज़ आवाज़ों से अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ बच्चा सुनता है तो बच्चा डर जाता है। फिर उसके बाद है 6 to 10 मंथ, यानी कि 6 माह से लेके और 10 महीने का बच्चे के जो है रिस्पॉन्सेस क्या होने चाहिए, किस तरह वो जो है सुनने पे रिएक्ट कर सकता है एक नॉर्मल बच्चा। तो आपने भी अपने बच्चे को इन्हीं रिस्पॉन्सेस से जो है कंपेयर कर रहा है कि क्या आया ये बच्चा जो है इस तरह के बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा। 6 to 10 मंथ में बच्चा क्या करता है, अपने नाम पर रिस्पॉन्स करता है। यानी जैसे ही आप बच्चे को उसके नाम से बुलाएंगे तो वो आपको फौरन जो है वो तवज्जो देगा, या फिर टेलीफोन की आवाज़ यानी कि या मोबाइल की आवाज़ पे जो है भी बच्चा चौंकता है और जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है कि कहीं से जो है वो बेल की आवाज़ आ रही है, या आम इस्तेमाल की चीज़ों के नाम पहचानता है। जैसे कि बॉटल है, यानी फीडर वो पीता है तो फीडर लफ्ज़ जो है वो उसको पहचानता है। जब मदर उसके सामने बोलती है कि फीडर पीना है तो फीडर का लफ्ज़ जो है वो पहचानता है। या कोई टॉय वगैरह है, जैसे टेडी बियर है या कोई भी बच्चे के लिए आपने टॉय है जिससे वो फेमिलियर हो गया है, तो उस जो टॉय का नाम है उससे भी वो मानूस हो जाता है और उसका नाम जो है उसको आ जाता है, मतलब ये कि पहचानता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उज़मा। अच्छा, मैं आप लोगों सबको जो है थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया इस सेशन को। तो डॉक्टर उज़मा, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा, जब बच्चा अकेला होता है तो बैबलिंग करता है। बैबलिंग से मुराद ये है कि बच्चा जो है ना ब म की साउंड या द की आवाज़ें निकालता है। इन जो है आवाज़ों के कोई मायने नहीं होता है, लेकिन जो कि ये वोकल प्ले होता है जिसमें बच्चा जो है अपनी आवाज़ सुनकर मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ आवाज़ें यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड जो है वो निकालता है। तो बाद में ये आवाज़ें, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक-एक सिलेबल्स को वो फिर बढ़ाता रहता है। ठीक है, अगर फिर इसी 6 to 10 मंथ में अगर देखा जाए तो अगर बच्चे से कहा जाए कि मेरे पास आओ, यानी कि अगर आप उससे कहते हैं कि मेरे पास आओ, तो वो ये लफ्ज़ जुमला जो है मेरे पास आओ को जो है समझता है और इस जुमले को मतलब ये कि वो आपके पास आने की कोशिश करता है। जब किसी चीज़ या बहन-भाई के लिए कहा जाए कि भाई का नाम मतलब अली कहाँ है, तो अली की तरफ देखेगा, या बहन जो है जैसे सना है, सना कहाँ है, तो सना की तरफ देखेगा। तो इन जो सिबलिंग हैं उनके नामों से भी जो वो फ़ेमिलियर हो चुका होता है और उस पे जो है रिस्पॉन्स करता है। तो ये जो है 6 to 10 मंथ का बच्चा जो है ये आपने नोट करना है कि क्या ये बच्चा जो पैदाइश के बाद जो है ना इन प्रोसेस से गुजर रहा होता है, यानी कि नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद हम आते हैं 10 to 15 मंथ्स, यानी कि 10 माह से लेके और 15 माह तक बच्चे के रिस्पॉन्सेस को आपने देखना है। उसमें ये कि वो अपने आवाज़ों से खेलना, मुस्तकिल जो है वो अपनी आवाज़ों से खेलता रहता है, यानी अपनी आवाज़ को फ़ील करता है। जो उनकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो अपनी उनमें सुनने की सलाहियत नहीं होती, तो वो अपनी आवाज़ को जो है ना वो सुन भी नहीं पाते। और फिर नॉर्मल जो बच्चा होता है वो अपनी आवाज़ को बार-बार निकालता है और वो अपनी आवाज़ को सुन के जो खुशी का इज़हार करता है। फिर ये मानूस लोगों या चीज़ों की तरफ इशारा करता है जब कोई नाम लिया जाए, यानी कि अगर उसके सामने किसी भी चीज़ का नाम लिया जाए जो उससे फ़ेमिलियर है, जिससे वो वाकिफ़ है वो बच्चा, तो उन आवाज़ों पे वो ध्यान देता है और जो है वो रिस्पॉन्स करता है। फिर उसके बाद है लफ्ज़ों की अदायगी की नकल करता है, जो इमिटेशन होते हैं। यानी कि 10 to 15 मंथ में बच्चा जो है जो लफ्ज़ आप कहेंगे बच्चा आपके पीछे वो लफ्ज़ जो है ना दोहराता है, यानी इसको इमिटेशन कहते हैं। तो इस एज में बच्चे का इमिटेशन करना जो है ज़रूरी होता है, जो भी लफ्ज़ आप उसके सामने बोलते हैं वो उसको कॉपी करता है और साथ ही साथ जो है मतलब कुछ भी लफ्ज़ होते हैं वो बोलता है। जैसे अक्सर जो वालिदैन होते हैं
जो वालिदैन चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझे जो है बाबा कहे या डैड कहे, या मदर चाहती है कि मुझे मम्मा कहे या मॉम कहे, तो बार बार मदर जो है उसके सामने वो बोलती है मम्मा बोलो, अम्मी बोलो, यानी जो भी वो लफ्ज़ कहलवाना पसंद करती हैं, तो बच्चा जो है वो इमिटेशन के थ्रू जो है उन लफ्ज़ों की अदायगी करता है। फिर है 15 टू 18 मंथ्स, यानी कि 15 माह से लेके और 18 माह तक जो है आपने बच्चे को जो है कौन कौन सी रिस्पॉन्सेज को देखना है, यानी कि सिंपल डायरेक्शन को जो है वो फॉलो करता है, यानी आप जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देती हैं बच्चे को वो उसको फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे से कहे कि मुझे बॉल दो, तो वो आपको बॉल उठाकर दे देगा। जो लफ्ज़ उसने सीखे हैं उसका इस्तेमाल करता है, यानी कि ये जो 18 या 15 टू 18 मंथ्स में जो उसके पास जो वोकैबुलरी उसने गेन की है, वो जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू करता है। जो लफ्ज़ उसने सीखे हैं यानी कि वो फ्रीक्वेंटली उसका इस्तेमाल करता है। 2 से 3 अल्फाज एक जुमले में इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि फ्रेजेस पे आ जाता है। इसको फ्रेज लेवल भी कहते हैं कि इसमें जो है बच्चा 2 से 3 अल्फाज इकट्ठा जो है वो बोल सकता है। 10 टू 20 अल्फाज जो है ना पहचानता है, यानी कि 10 से लेके और 20 अल्फाज पहचानता है, यानी वो अल्फाज जो उसके रूटीन के होंगे। ठीक है, जैसे शूज़ है, बॉल है, प्लेट है, चम्मच है, गिलास है, ये बच्चे के रूटीन में ये लफ्ज़ जो है मतलब उससे उसका कांटेक्ट रहता है, तो उन लफ्ज़ों को वो जल्दी पिक करता है। तो फिर उसके बाद हम आते हैं 18 टू 24 मंथ्स, यानी 18 माह से लेके और 24 माह तक जो है बच्चा के रिस्पॉन्सेज को हमने देखना है कि क्या क्या रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें जो है हाँ या नहीं, यस या नो, इसका जो है इन लफ्ज़ों को पहचानता है। और अगर आप उससे सवाल करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि भूख लगी है, बिस्किट खाना है, अगर उसकी नीड हुई, उसको खाने का मतलब दिल चाह रहा है, तो वो जो है ना मतलब बोल देगा यस या नो। फिर उसके बाद जो है सिंपल फ्रेजेस, मसलन कप में, ठीक है, मतलब इसमें प्रेपोजिशन भी शामिल है कि जैसे कप जो है वो नाउन है और जो में है वो है प्रेपोजिशन। तो बच्चा जो है नाउन और प्रेपोजिशन का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जैसे कप में डालो, टेबल पर रख दो। तो इन लफ्ज़ों का जो है वो इस्तेमाल मतलब समझता भी है और साथ साथ जो है उसको इस्तेमाल भी करता है। फिर है पिक्चर बुक में जो है वो पॉइंटिंग करता है। जब आप उससे पूछते हैं कि एनिमल्स की बुक है फॉर एग्जांपल, या फिर जो है फ्रूट्स की बुक है, और आप बच्चे से पूछते हैं कि इसमें एप्पल का है, सेब का है, तो बच्चा बाकायदा उस पर पॉइंट आउट करता है, यानी कि उसको लफ्ज़ सेब का पता होता है। या फिर पिक्चर बुक में जो है बॉल बनी हुई है, और अगर आप उससे पूछें कि इसमें बॉल कहाँ है, तो बच्चा जो है पिक्चर में वो शो कर सकता है, थ्रू द पॉइंटिंग जो है वो पहचान सकता है। फिर है 24 टू 36 मंथ, यानी कि 24 माह से लेके और 36 माह तक जो है बच्चे के रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं। या और नहीं, यानी कि और नहीं का जो लफ्ज़ है, और का भी इस्तेमाल करेगा और साथ नहीं। जैसे और खाना है तो और नहीं खाना, या और लेना है और नहीं लेना, ये ठीक है, तो और का इस्तेमाल करेगा। जैसे और पानी चाहिए या और जूस चाहिए को जो है जुमलों में इस्तेमाल करेगा। फिर है छोटा या बड़े का इस्तेमाल, यानी कि बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल का जो है वो भी बच्चे को इस एज में जो है पहचान हो जाती है इन लफ्ज़ों की, और उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करता है। जैसे मुझे छोटी चॉकलेट चाहिए, या बड़ी बॉल मेरी है, छोटी बॉल जो है भाई की है। तो बिग एंड स्मॉल को जो है वो फ्रीक्वेंटली भी यूज़ कर सकता है। फिर है रोज़मर्रा के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल जो शूज़ लेके आओ तो शूज़ लेके आ जाएगा, या दूध का गिलास टेबल से ले लो, तो वो मतलब इन इंस्ट्रक्शन को वो आराम से जो है फॉलो कर सकता है। फिर है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स में जो है फॉर एग्जांपल जो है भागो, जंपिंग करना, ठीक है, ये सारे जो एक्शन वर्ड्स है, या मेरी तरफ बॉल फेंको, थ्रो एंड कैच जो है, ये सब एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। बच्चा जो है इन एक्शन वर्ड्स को समझता भी है और साथ साथ जो है ना उसको बोलता भी है।
پھر اگر آپ کا بچہ یہ سب عمر کے لحاظ سے دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو ایج وائز یہ جو بچے کے ریئیکشن یا اس کے جو بیہیویئرز ہے، یہ آپ لوگوں نے بچے میں دیکھنا ہے کہ بچہ کیا اس ایج میں اپنے مطلب اس کو بیہیویئر یا رسپانسز کو جو ہے سٹیج بائی سٹیج جو ہے اس کو طے کر رہا ہے، ان مراحل کو جو ہے وہ طے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو اگر آپ کا بچہ جو ہے ان کسی بھی مراحل میں جو ہے وہ پیچھے ہے، تو آپ کو جو ہے پھر فوری طور پہ بچے کا جو ہے نا ہیرنگ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے۔ یعنی کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ چلے جیسے جیسے ایج بڑھے گی کر لے گا، ہو جائے گا، تو آپ جتنا زیادہ ڈیلے کریں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے بچے کے لیے آپ مشکلات پیدا کریں گے۔ مشکلات اس سینس میں کہ بچے کا جو ہے پراپرلی لینگویج ڈیولپمنٹ جو ہے جو ایج کے ساتھ ہونی چاہیے اس میں وہ ڈیلے ہی رہے گا، وہ پراپرلی جو ہے وہ ووکیبلری کو کیچ نہیں کر پائے گا، جملوں کو جو ہے وہ کیچ نہیں کر پائے گا، اور پھر جو 4 سال تک بچہ باقاعدہ کنورسیشن کرتا ہے، اپنی ساری نیڈ بتاتا ہے وربلی، اس میں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ جب بچے کی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوگی تو آگے چل کے اکیڈمک میں بھی اس کو پرابلم ہوگا، اور نہ ہی صرف اکیڈمک میں پرابلم ہوگا بلکہ جو سوشل انٹریکشن ہوگا اس میں سوشلی بھی جو ہے اس کا پرابلم ہوگا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ میں بھی وہ ہچکچائے گا، ایوائڈ کرے گا، اور اس طرح پھر وہ آئسولیشن میں چلا جائے گا، لوگوں کے ساتھ جو ہے میل ملاپ کو قطعی پسند نہیں کرے گا، اور ایک قسم کے احساس کمتری میں بھی آگے چل کے بچہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں کہ اب بچہ جو ہے جب ہم نے یہ سارے سمٹمز بچے میں دیکھ لیے ہیں کہ فرض کرے کہ بچہ جو ہے وہ ان میں سے مطلب ان سٹیجز پہ وہ نارملی جو ہے نا اس کو وہ نہیں کر پا رہا، ڈیولپ نہیں ہو پا رہی اس کی یہ لینگویج یا ہیرنگ جو ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہیرنگ کا ٹیسٹ کروایا جائے۔ اگر بچوں میں جو ہے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ بیرا ٹیسٹ کہلاتا ہے، یہ جو پیدائش سے لے کے اور جو ہے نا 3 ایئرس تک جو ہے آپ ایزیلی یعنی کہ بیرا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ بیرا ٹیسٹ جو ہے یہ بچے کے جو ہے مطلب یہ بچوں کو سلا کے کیا جاتا ہے، اس میں بچے کا سونا ضروری ہوتا ہے، یعنی یہ جاگ کے نہیں کیا جا سکتا، جس پہ یہ سلا کے بچے کی برین کی ریڈنگ کی جاتی ہے، جس میں اگر بچے کے سماعت کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے اس ٹیسٹ میں کہ بچے کی سماعت متاثر ہے تو کتنی متاثر ہے، یعنی کہ اس کا جو ہے 100 میں سے کتنا پرسنٹ جو ہے اس کا ہیرنگ لاس ہے، یعنی کہ 40% ہے، 50% ہے، مائلڈ لیول پہ آ رہے ہیں، ماڈریٹ لیول پہ آ رہے ہیں۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی ڈگری آف جو ہے ہیرنگ لاس کیا ہوتے ہیں اور کیسے جو ہے بچہ جو ہے ہیرنگ ایڈ لگاتا ہے، تو انہیں جو وہ آئی ہے اس کے جو پرابلم آئی ہے یعنی کہ کتنے پرسنٹ اس کا پرابلم آیا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ہیرنگ ایڈ لگایا جاتا ہے۔ تو اس ٹیسٹ کے ذریعے بچوں کا جو ہے جو بیرا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے ذریعے بچوں کی سماعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور بچے کی کتنی سماعت متاثر ہوئی ہے، وہ مائلڈ لیول پہ ہے یا ماڈریٹ لیول پہ ہے یا پھر سیویئر لیول پہ ہے، تو یہ آسانی سے یہ ٹیسٹ جو ہے یہ بتا سکتا ہے۔ جتنا ارلی ایج میں آپ یہ ٹیسٹ کروائیں گے اتنا ہی جو ہے بچہ جو ہے جلدی لینگویج کو پک کرے گا۔ وہ کس طرح پک کرے گا؟ جب آپ اس کو ہیرنگ ایڈ لگائیں گے، ہیرنگ ایڈ کے تھرو جو ہے بچہ آوازوں کو سننا یا لفظوں کو سننا، جملوں کو سننا پراپر وے میں وہ شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا ٹیسٹ کہلاتا ہے وہ آڈیومیٹری ٹیسٹ ہے۔ آڈیومیٹری ٹیسٹ جو ہے وہ 5 سال سے مطلب آگے 5 سال کے بعد جو ہے ایزیلی کروایا جا سکتا ہے اگر بچہ جو ہے شارپ ہے۔ بچہ اگر صحیح طرح سے رسپانس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ٹیسٹ ہے یہ آڈیولوجسٹ کرتے ہیں عموماً، اس میں بچے کو پہلے سے جو ہے نا تھوڑا سا بریف کیا جاتا ہے، بچہ جو کہ سن نہیں سکتا تو اشاروں میں بچے کو تھوڑا سا سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے کان میں جو ہے آواز آئے گی، یعنی کہ اس کو ہیڈ فون پہنایا جاتا ہے، تو اس کو ہیڈ فون کے تھرو جو ہے وہ مختلف فریکوینسی میں جو ہے وہ ساؤنڈ سنائی دیتی ہے، اور بچے سے پوچھا جاتا ہے اشارے میں کہ آپ کے کس کان میں آواز آ رہی ہے، رائٹ ایئر میں آ رہی ہے یا لیفٹ ایئر میں آ رہی ہے، تو بچہ پھر اشارے سے جو ہے وہ جو آواز سن رہا ہے جس کان میں، وہ پھر آڈیولوجسٹ کو بتاتا ہے کہ رائٹ میں آ رہی ہے یا لیفٹ میں آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہیرنگ ایڈ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہیرنگ ایڈ جو ہے یہ ایک بیٹری پاور الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ آپ کی کوالٹی آف ہیرنگ کو جو ہے امپروو کرتا ہے، یعنی کہ اس میں جو ہے مائکرو فون ہوتا ہے اور ایمپلیفائر ہوتا ہے پلس ریسیور ہوتا ہے۔ جو مائکرو فون ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے ارد گرد کی آوازوں کو پک کرتا ہے،
جو ایمپلیفائر ہوتا ہے وہ جو ساؤنڈ کو لاؤڈر بناتا ہے، یعنی اس کی آواز کی کوالٹی آف ساؤنڈ کو بہتر کرتا ہے۔ جو ریسیور ہوتا ہے وہ ان آوازوں کو جو ہے وہ آپ کے کان میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو یہ ہیرنگ ایڈ کا کام ہوتا ہے جو کہ آوازوں کو ریسیو کرتا ہے، یعنی کہ بچہ جو ہے آرام سے سننے کی صلاحیت جو ہے اس میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہیرنگ ایڈ سے ان بچوں کو جو ہے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جن کی سماعت ماڈریٹ لیول پہ ہوتی ہے، یعنی کہ ٹیسٹ کے تھرو چاہے آپ بیرا ٹیسٹ کروائیں، چاہے وہ آڈیومیٹری کروائیں، اس میں جو ہے بچے کا لیول کا پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا جو سماعت ہے وہ مائلڈ لیول پہ ہے یا ماڈریٹ پہ ہے، سیویئر میں آ رہا ہے یا پروفاؤنڈ میں آ رہا ہے۔ لیکن جو ہیرنگ ایڈ ہوتے ہیں، جو ماڈریٹ ٹو سیویئر جو بچے ہوتے ہیں، ہیرنگ ایڈ ان بچوں کے لیے زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے، لیکن جو پروفاؤنڈ والے بچے ہوتے ہیں ان سے جو ہے ہیرنگ ایڈ سے ان کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بچہ کا جو ہے، اگر کچھ بچے ہوتے ہیں جو سیویئر لیول کے ہوتے ہیں، اگر وہ ماڈریٹ ٹو سیویئر ان کا وہ آ رہا ہے، پرابلم آ رہا ہے سننے کا، تو ہیرنگ ایڈ جو ہے تب بھی ان کے لیے کافی فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، ہیرنگ ایڈ کی جو ہے نا کیئر اور اس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ ہیرنگ ایڈ کا استعمال جو ہے سوتے وقت اور نہاتے وقت جو ہے نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ بچہ جب نہا رہا ہے، نہاتے وقت جو ہے نا اس کا ہیرنگ ایڈ جو ہے نکال دینا چاہیے۔ اگر ہیرنگ ایڈ سمے نہائے گا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہیرنگ ایڈ جو ہے اس سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، یعنی پانی سے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی آ سکتی ہے۔ اچھا، اور دوسرے کہ ہیرنگ ایڈ کی جو وہ ہے بیٹری ہے، وہ آپ نے 5 سے 6 دن کے بعد جو ہے مطلب اس کا سیل جو ہے وہ چینج کر لینا چاہیے، اور خاص طور پہ آپ نے اس وقت جو ہے بیٹری یا جو سیل ہے اس کو ضرور چیک کریں جب بچہ جو ہے اسپیچ تھراپی کی جو کلاس لینے جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے کلاس لینے سے پہلے جو ہے پیرنٹس کو چاہیے، مدر کو، کہ وہ بچے کا جو ہے بیٹری کو چیک کرے کہ کیا ہیرنگ ایڈ میں آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ پیرنٹس جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے وہ اسپیچ تھراپی کی کلاس لینے جائیں یا پھر کہیں پہ بھی ریلیٹیو کے گھر جائیں، بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس جو ہے جو ایکسٹرا مطلب وہ ہوتے ہیں سیل ہوتے ہیں وہ اپنے پرس میں رکھیں، کہ اینی ٹائم جب بھی جو ہے بچے کا جو ہے وہ سیل ختم ہو جائے تو آپ فوری طور پہ بچے کو جو ہے وہ ہیرنگ ایڈ لگا سکیں۔ اچھا، ہیرنگ ایڈ جو ہے آپ نے آل دا ٹائم بچے کو لگا کے رکھنا ہے، آپ نے کہیں پہ بھی جو ہے ہیرنگ ایڈ جو ہے اتارنا نہیں ہے۔ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ جو کہ اریٹیٹ ہوتے ہیں ہیرنگ ایڈ پہننے سے، تو بہتر یہ کہ جتنا دیکھیں کم عمری میں آپ بچے کو ہیرنگ ایڈ لگائیں گے، بچہ جو ہے ایج کے ساتھ ساتھ اس ہیرنگ ایڈ سے جو ہے یوز ٹو ہو جائے گا۔ اگر لیٹر ایج میں جو ہے لگائیں گے تو بچے کے جو ہے نا یہ پرابلمس آتے ہیں کہ وہ ہیرنگ ایڈ کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، بار بار اس کو پھینکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کمپلین ہوتی ہے پیرنٹس کی کہ یہ جو ہے ہیرنگ ایڈ گھر میں نہیں پہنتا ہے۔ جو ان کے اسپیچ تھراپسٹ ہے یا کہیں بھی اسکول بھی بچہ جاتا ہے تو ٹیچر جو ہے تھوڑا سا اسٹرکٹلی اس کو ہینڈل کرتی ہیں کہ وہ ہیرنگ ایڈ لگا کے رکھیں، تو انہیں اس ماحول میں تو کرتے ہیں، اسکول ہو یا اسپیچ تھراپی ہو تو وہاں پہ بچے ہیرنگ ایڈ تو لگا کے رکھتے ہیں، لیکن پیرنٹس اکارڈنگ ٹو دا پیرنٹس کے بچے جیسے ہی گھر جاتے ہیں وہ ہیرنگ ایڈ کو نکال کے پھینکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ آپ کو بچے کو آپ کو اپنے کنٹرول میں لینا ہے، اور آپ نے یہ خود آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں جب ہم ان کو کنٹرول میں لے سکتے ہیں اور بچہ ہمارے سامنے ہیرنگ ایڈ جو ہے وہ پہن سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ وہی ٹیکنیک جو ہے نا وہ کریں، باقاعدہ جو ہے نا ٹیچرز اور جو اسپیچ تھراپسٹ ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا وہ میٹنگ کریں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا طریقہ کار ہے کہ بچہ جو ہے اسکول میں یا اسپیچ تھراپی میں جو ہے ہیرنگ ایڈ پہن رہا ہے اور گھر میں نہیں پہن رہا ہے، تو وقتاً فوقتاً جو ہے نا آپ ان کے ساتھ جو ہے نا میٹنگ رکھیں اور پراپرلی جو ہے بچے کے متعلق جو ہے نا وہ سارے انفارمیشن ٹیچر سے یا اسپیچ تھراپسٹ سے لیں کہ وہ ایسی کیا ٹیکنیک ہے جس کے تھرو جو ہے بچہ جو ہے جب تک اسکول میں یا کلینک میں رہتا ہے تو ہیرنگ ایڈ جو ہے پہن کے رکھتا ہے۔ تو یہ تو ہیرنگ ایڈ کا بتایا کہ کس طرح جو ہے نا ہیرنگ ایڈ کا استعمال کرنا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں کوکلیئر امپلانٹ۔ کوکلیئر امپلانٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اب جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے اب کافی ٹیکنالوجی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئی ہے۔ اس میں سے جو کوکلیئر امپلانٹ جو ہے یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جس کے تھرو جو ہے بچے کا کان کا آپریشن کیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، یعنی کہ ہیرنگ ایڈ جو ہے جیسے بچہ، یہ تو ایک ڈیوائس ہے، چھوٹے سے ایک ڈیوائس ہوتی ہے، آپریشن کے تھرو جو ہے وہ بچے کے کان میں جو ہے وہ فٹ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جو کوکلیئر امپلانٹ ہے یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، یعنی کہ 20 سے تقریباً 25 لاکھ تک کا خرچہ میں بھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے یا تھوڑا بہت اس سے کم ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یہ وہ فیملیز کرتے ہیں جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہیرنگ ایڈ کا تعلق ہے، ہیرنگ ایڈ جو ہے اتنا زیادہ کاسٹلی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے ایک عام آدمی کے لیے ہیرنگ ایڈ جو ہے وہ مطلب افورڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ کہ اگر بچہ بار کہیں گم کر دے اسکول میں اور دوبارہ پھر ان کے لیے پرچیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو بہرحال یہ کہ ہیرنگ ایڈ ذرا سستا ہوتا ہے، لیکن جو کوکلیئر امپلانٹ کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے۔ لیکن اب پاکستان میں کچھ ایسے ہاسپٹلز ہیں جو کہ فری میں جو ہے کوکلیئر امپلانٹ کرتے ہیں، ان میں سے انڈس جو ہے، انڈس ہاسپٹل جو کورنگی سائٹ پہ ہے، وہ فری کوکلیئر امپلانٹ کے جو ہے وہ کرتے ہیں، امپلانٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے نا کافی ویٹنگ پہ ہوتے ہیں بچے، یعنی کہ بہت جلدی جو ہے آپ کا نمبر نہیں آتا، اور میں بھی اس میں بچوں کا جو ہے وہ ایج بھی گزر سکتی ہے، لیکن بہرحال جتنا، وہی پہلے میں نے آپ سے کہا کہ جتنا ارلی ایج میں بچے کا، چاہے آپ ہیرنگ ایڈ لگوائیں چاہے کوکلیئر امپلانٹ کروائیں، تو ان ٹائم پہ جو نا زیادہ بچے کے لیے وہ ہے بینیفیشل ہے، جو اس کی ڈیولپمنٹل ایج ہوتی ہے، یعنی کہ 0 to 5 ایئرز میں ہی بچے کا جو ہے جو لینگویج ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس میں بچے کے جو نا جو کلیئرٹی ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور بچے کا جو ہے وہ ٹون جو ہے، جس بھی بیک گراؤنڈ سے وہ بلونگ کرتا ہے، وہ ٹون بھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے 5 ایئر میں بچے کی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اگر 5 ایئر کے بعد آپ یہ ہیرنگ ایڈ لگوائیں گے یا پھر کوکلیئر امپلانٹ کریں گے، تو اس سے بچے میں اتنا زیادہ جو ہے مطلب فائدہ ہوگا، لیکن اتنا جو ارلی ایج میں ہوتا ہے اس سے بچے کو بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے، یعنی بچہ جو ہے لینگویج اس کی پراپرلی ڈیولپ ہو جاتی ہے، لیکن اگر لیٹر ایج میں ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ بہت سلو وے میں جو ہے اس کی لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ جو کوکلیئر امپلانٹ ہے کون کون سی ہاسپٹلز میں جو ہے وہ فری ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انڈس ہاسپٹل جو کورنگی کے سائڈ پہ ہے وہاں پہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر کی اسکیم ہے اس میں بھی جو ہے نا جو کوکلیئر امپلانٹ ہے وہ فری ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کو کوکلیئر امپلانٹ کے حوالے سے جو ہے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ بچے کا جو ہے اسپیچ تھراپی کی طرف ہم کیسے آتے ہیں، یعنی وہ کیا پروسیجر ہے کہ ہم جو ہے ہیرنگ امپیئرمنٹ بچے کو اسپیچ کی طرف لے کے آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اسپیچ تھراپی سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو ڈگری آف ہیرنگ لاس ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ایک انفارمیشن ہے کہ کتنا لاس جو ہے کیا کہلاتا ہے۔ تو مائلڈ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر، اگر مائلڈ ہیرنگ لاس جو ہے وہ 26 to 40 dB ہوگا، یعنی کہ 100 میں سے بچہ اگر 26 to 40 dB تک نہیں سن پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو مائلڈ ہیرنگ لاس ہے۔ مائلڈ کا مطلب ہے کہ درمیانہ جو ہے سننے کا درمیانی لیول پہ جو ہے وہ ہے تو سننے کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں جو ہے بچہ دور کی جو آوازیں ہوتی ہیں وہ صحیح طرح سے پک نہیں کر پاتا، یعنی کہ اس میں فونولوجیکل کے پرابلمس بھی آ سکتے ہیں، جو ہائی فریکوینسی ساؤنڈز ہوتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل جو ہے نا ایس کی ساؤنڈ ہے یا ایس ایچ ش کا ساؤنڈ ہے، یہ جو ہے ہائی فریکوینسی ساؤنڈ کہلاتی ہیں، اور دور سے بچے کو جو ہے نا یہ لفظوں میں یہ آوازیں سنائی نہیں دیتی، جو مائلڈ لیول پہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا یہ پرابلم ہوتا ہے۔ پلس جو ہے نا وہ جب ان لفظوں کو سنائی بھی نہیں دیتی ہیں یہ اس آواز، اور پلس جو ہے جب وہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں تب بھی وہ اس کو غلط وے میں ادا کرتے ہیں، یعنی سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، سین کو چے سے سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے، یا شین کو بھی چے سے سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے، یا تے سے سبسٹیٹیوٹ کر دیں گے، جیسے فار ایگزامپل کہ اگر شیر کہے گا تو وہ چیر کہے گا یا تیر کہے گا، ٹھیک ہے، سیب ہے یا اسکول ہے تو چول کہے گا۔ تو اس طرح کے جو ساؤنڈ ایرر جو ہے وہ مائلڈ لیول پہ جو ہیرنگ لاس والے بچے ہوں گے ان میں اس طرح کے جو ساؤنڈ ایرر پائے جائیں گے۔ اچھا، جو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی وہ فولی ہوگی، یعنی کہ تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ اسپوکن ورڈز کو یا جو جملے ہیں، سنٹینسز ہے، اس کو بھی وہ سمجھ پائے گا۔
अच्छा, और कितने डिस्टेंस से कर पाएगा? जो माइल्ड हेयरिंग लॉस वाले बच्चे होंगे 3 to 5 तक जो है डिस्टेंस तक जो है वो आवाज़ों को ईजिली सुन पाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं मॉडरेट हेयरिंग लॉस। मॉडरेट का मतलब है जो दरमियानी लेवल का जो सुनने का मसला होता है वो 41 से लेके और 55 डीबी लॉस कहलाता है, यानी कि 100 में से वो 41 से लेके और 55 डीबी के रेंज में अगर वो सुन रहा है तो उसको हम मॉडरेट हेयरिंग लॉस कहते हैं। तो इसमें जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग होगी स्पीच की वो ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि वो सही तरह से जो है लफ्ज़ों को, जुमलों को उसको डिफ़िकल्टी होगी समझने में, यानी कि थोड़ा सा लाउड जो है वो बोलेगा, लाउडली जो है जो भी वर्ड्स बोलेगा या सेंटेंस बोलेगा लाउड वे में बोलेगा, प्लस जो है वो कुछ जो एंडिंग के जो साउंड होंगे उसको मिस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के सेब है तो सेब में जो ना जो ब साउंड है उसको वो ओमिट कर देगा, ओमेशन होगी यहाँ पे। प्लस जो है जो उसकी जो रिसेप्टिव स्किल लैंग्वेज होगी वो जो है नज़दीक से जो है वो ऑलमोस्ट सुन पाएगा, कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड कर पाएगा। लेकिन जो डिफ़िकल्टी उसको होगी वो ग्रुप में होगी, यानी ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे जैसे स्कूल में है या प्ले के दौरान जो है बच्चे जो है बातचीत कर रहे हैं, जो कि बच्चे चीख रहे भी होते हैं, ज़ोर ज़ोर से बात भी कर रहे होते हैं, तो जो मॉडरेट लेवल के जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होंगे उनको वहाँ पे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कि बच्चे क्या कह रहे हैं, तो वहाँ पे उनको समझने में मुश्किल होगा। फिर आते हैं सीवियर हेयरिंग लॉस। सीवियर हेयरिंग लॉस जो है वो 90 डीबी से स्टार्ट होता है। ये जो है ना यानी कि 100 में से 90% जो है ना उनका हेयरिंग का लॉस होता है। इसमें जो है ये शाउटेड स्पीच यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ शाउटेड वे में जो है वो आवाज़ें निकालते हैं, और अगर उनको बहुत ऊंची आवाज़ में भी जो है शाउटेड वे में भी अगर उनके साथ बोला जाए तो वो आपके अल्फाजों को या जुमलों को पिक नहीं कर पाते। और सिर्फ जो है जो तेज़ आवाज़ें होती हैं यानी कि जिसमें जो ड्रम लाइक जो मतलब अगर आपके उसके सर पे से जो है ना प्लेन चला जाए या कोई भी जो है ड्रम उसके सामने बजाया जाए तो उसको तब जो है ना फील होगा, अदरवाइज जो है उसको जो कन्वर्सेशन या जो स्पोकन लैंग्वेज होगी जो आम रूटीन में हम बात करते हैं वो उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको आवाज़ इस डीबी में जो है आवाज़ नहीं जाती। और ऐसे बच्चे जो है वो लिप रीडिंग करते हैं। लिप रीडिंग का मतलब ये है कि आपके जो मतलब फेस टू फेस आपकी तरफ देखेंगे और आपके लिप्स पे जो है ना कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो लिप्स के थ्रू जो है वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर आप लिप्स को क्लोज कर दें यानी हाइड कर दें या उसको कवर कर दें, छुपा लें और फिर आप उनसे बात करते हैं तो उनको ज़्यादा मुश्किल होती है और वो आपकी बात को समझ नहीं कर पाते, ख़ास तौर पे बल्कि पीछे से अगर इनसे बात की जाए तो उनको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। मॉडरेट में भी ऐसा ही होता है और सीवियर में भी होता है, यानी कि फेस टू फेस जो मॉडरेट होते हैं या सीवियर होते हैं, फेस टू फेस जो बात करते हैं, ये सब जितने भी बच्चे होते हैं ये लिप रीडिंग जो है वो ज़्यादा उसको फोकस करते हैं, लिप रीडिंग को ज़्यादा फोकस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, फिर हम आते हैं प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस। प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस जो है वो 90 के बाद यानी कि 100 डीबी 120 डीबी तक जो है उनका लॉस होता है, यानी टोटली डेफ बच्चे होते हैं, उनको किसी भी किस्म की जो है वो आवाज़ जो है नहीं जाती। अच्छा यानी कि आप अगर चाहे इनके सामने ड्रम बजाएं, चाहे इनके सामने जो है वो तेज़ जो है ना एयरक्राफ्ट गुजरे या जो भी जो जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है जो एक नॉर्मल लोग जो है अपने कानों पे हाथ रखते हैं, तो इन बच्चों को जो है ये आवाज़ें सुनाई नहीं देती। फिर हम आते हैं स्पीच थेरेपी पे। इन बच्चों की स्पीच थेरेपी कैसी होती है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये करना होता है कि बच्चे की जो ना पूरी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। हिस्ट्री हम इसलिए भी लेते हैं कि पहले तो हमें ये पता चले कि बच्चे का जो प्रॉब्लम है हेयरिंग का, क्या वो पैदाइशी है या पैदाइश के बाद है, प्लस उसका जो समात है वो कितनी मुतासिर है। माइल्ड लेवल पे आया है हमारे पास, मॉडरेट उसका जो हेयरिंग लेवल है वो किस रेंज में आ रहा है, यानी 100 में से उसको कितना परसेंट जो है वो सुनाई नहीं दे रहा, और प्लस वो क्या हेयरिंग एड के थ्रू आया है यानी हेयरिंग एड लगा के हमारे पास आया है या फिर कॉकलियर इम्प्लांट यानी ऑपरेशन किया हुआ है। इसलिए कि इन दोनों तरह के जो बच्चे होते हैं चाहे वो हेयरिंग एड लगा के आए या कॉकलियर इम्प्लांट करके आए, तो इसमें हमारा थोड़ा तरीकाकार डिफरेंट होता है। अगर हेयरिंग एड लगा के आए होते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हेयरिंग एड जो है ना किस क्वालिटी का लगाया हुआ है।
ٹھیک ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہیرنگ ایڈ کے بارے میں اتنا نو اینڈ ہاؤ نہیں ہوتا ہے. جیسے کوئی ایک آدھ فیملی میرے پاس آئی اور انہوں نے جو ہے بہت ہی معمولی سا ہیرنگ ایڈ لگایا تھا جس سے بچوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. اس کو کوئی آواز اتنا خاص جا نہیں رہی تھی. جب میں نے ان کی مدر سے پوچھا کہ آپ نے یہ ہیرنگ ایڈ کہاں سے لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مطلب صدر سے لیا ہے, ریڈے والے سے. ریڈی پہ کچھ میرے خیال میں جو بیچتے ہوں گے سامان, تو اس میں بھی انہوں نے ہیرنگ ایڈ جو ہے وہ خرید لیا ہوگا. نہ بچے کی پراپرلی جو ہے رپورٹ تھی کہ اس کا جو ہے کتنا وہ تھا, پرابلم تھا, یعنی کتنے لیول پہ اس کا پرابلم آ رہا تھا, اس کی سیوریٹی آف جو ہیرنگ لاس تھا وہ کتنا تھا. اس کے پاس کسی قسم کا کوئی وہ بھی نہیں تھا, رپورٹ بھی نہیں تھی. تو پہلے تو یہ کہ آپ جو ہے بچے کو ہمارے پاس جب لے کے آئیں گے تو ہیرنگ ایڈ جب تک لگے ہوئے نہیں ہوں گے تو اسپیچ تھراپی جو ہے ان کے لیے یوزفل نہیں ہوتی. تو ہیرنگ ایڈ لگا کے ہمارا کام سٹارٹ ہوتا ہے. اس سے پہلے جو نا اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے سوائے کہ کچھ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کر دیں. لیکن ہیرنگ ایڈ کے بعد جو ہے ایکچولی ہمارا کام سٹارٹ ہوتا ہے جس میں ہم یہ ساری ہسٹری وغیرہ بچے کے لیتے ہیں. پلس جو ہے نا پھر اس کے بعد ہم اسسمنٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو بچہ آیا ہے وہ کتنا سمجھ رہا ہے لفظوں کو یا جملوں کو, یا کون کون سی آوازیں نکال رہا ہے, کتنا جو ہے وہ لپ ریڈنگ کر رہا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے ہم بچے کے اسسمنٹ میں دیکھتے ہیں. پلس جو ہے نا اس کو مختلف ڈائریکشن میں جو ہے وہ انسٹرکشن دیتے ہیں, وربل انسٹرکشن دیتے ہیں, جس میں ہم کسی قسم کا کوئی جیسچرز, کوئی پوائنٹنگ وغیرہ نہیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل کہ اگر میں بچے کو جو ہے کوئی انسٹرکشن دیتی ہوں, جب میں اسے کہتی ہوں کہ دروازہ بند کرو, تو میں دروازے کی طرف پوائنٹنگ نہیں کروں گی. اگر میں پوائنٹنگ کروں گی تو اٹس مین کہ بچہ جو ہے وہ میری بات کو سمجھ لے گا اور وہ انسٹرکشن فالو کر لے گا. لیکن یہ کہ میں وربل جو ہے نا انسٹرکشن دوں گی جس میں جو ہے میرا جو ہے ویژول کلو کوئی وہ نہیں دوں گی, کوئی ویژولی اس کی ہیلپ نہیں کروں گی, تو اس سے مجھے اندازہ ہوگا کہ بچہ جو ہے اس کو کتنا جو ہے لفظوں کی پہچان ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ گھر میں بھی وہ کریے گا, ٹرائی کریے گا کہ جو ہیرنگ امپیئرمنٹ بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ جو ہے نا اشارے, مطلب جو ایکشنز ہمارے ہوتے ہیں وہ آپ نے اپنے ایکشنز کو جو ہے کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے. چاہے وہ آئیز کا موومنٹ ہو, چاہے وہ ہیڈ کا ہو, چاہے وہ فنگر ہو, چاہے وہ باڈی لینگویج ہو, یعنی آپ نے ان سب جو ہے اس کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ بچہ آپ کی بات کو سمجھ پا رہا ہے یا نہیں پا رہا ہے. تو اسسمنٹ میں ہم جو ہے اس کا لیول دیکھتے ہیں کہ بچے کو جو ہے لفظوں کی پہچان ہے یا نہیں ہے, یعنی کہ اس کی ریسیپٹیو, سمجھنے کی صلاحیت, کمپریہنشن اس میں ہے یا نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بچے کے سامنے جو ہے 4 تصویریں رکھ دیں ٹیبل پہ اور اس کے پیچھے آپ بیٹھ جائیں, آپ اس سے پوچھیں کہ جیسے آپ نے کچھ پکچرز رکھی ہیں, جیسے اس میں بال ہے یا کار ہے یا کاؤ ہے یا ایپل ہے, 4 تصویریں آپ نے رکھی ہیں اور آپ بچے سے پوچھیں کہ اس میں سے بتاؤ کار کہاں ہے, کار یا بال کہاں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس نے جو ہے نا بال پہ پوائنٹنگ کر لی ہے تو اٹس مین کو اس کو یہ آواز جا رہی ہے, اس کو یہ لفظ پتہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو ہے نا آپ لفظوں پہ آئیں گے, پھر اس کے بعد جو سینٹینسز پہ آئیں گے, ایکشن ورڈز اس کے سامنے رکھیں, پکچرز جو ایکشن پکچرز ہیں وہ رکھیں جس میں بچہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے, سو رہا ہے, بھاگ رہا ہے, یہ ایکشن پکچر رکھیں اور بچے سے جو ہے نا پوچھیں کہ بچہ اس میں بھاگ رہا ہے کون سی پکچر ہے. اسی طرح پریپوزیشن کے حوالے سے جو ہے نا بچے کو کیا پریپوزیشن کا پتہ ہے یا نہیں پتہ, تو آپ یہ کریں کہ بال ٹیبل کے نیچے رکھ دو یا بال ٹیبل کے اوپر رکھ دو یا بال ڈبے کے اندر ڈال دو, تو یہ پریپوزیشن جو ہے وہ چیک کریں اس طرح. اور پلس جو ہے آپ نے جو ہے پھر اس کے اسپیچ ساؤنڈ کو چیک کرنا ہے کہ جو ایکسپریسو لینگویج پہ ہم آتے ہیں, ایکسپریسو لینگویج میں جو ہے بچہ کس طرح لفظ کو پروناؤنس کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی جو ہے کسی بھی آبجیکٹ کا جو ہے نا کسی آبجیکٹ دکھا دے یا کوئی پکچر دکھا دے اور بچے سے پوچھے یہ کیا ہے, تو بچہ اس لفظ کو کیسے پروناؤنس کرتا ہے اور اس میں کیسے جو ہے لفظوں کی ادائیگی کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچے جو ہے جو ہائی فریکوینسی ساؤنڈ ہوتی ہے, جیسے شین کی آواز ہو گئی یا سین کی ہو گئی یا زے کی ہو گئی, رے ساؤنڈ ہے, ڑے ساؤنڈ ہے, یہ موسٹلی جو ہے ان بچوں کا جو ہے بہت زیادہ پرابلمٹک ساؤنڈز ہوتے ہیں. تو آپ کو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ بچہ ان الفاظوں میں سے کون سے آوازیں ہیں جو پراپر وے میں نہیں نکالتے. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے ان آوازوں پہ کام کرنا ہے. پلس جو ہے اگر بچہ سنگل انسٹرکشن کو فالو کرتا ہے تو آپ پھر 2 اسٹیپ کمانڈز پہ آ جائیں, یعنی 2 لفظی ہدایات دیں.
दो लफ्ज़ों को इकट्ठा इस्तेमाल करें कि दरवाज़ा बंद करो और मोबाइल दो, ठीक है? दो इंस्ट्रक्शन इकट्ठा दें, क्या वो दोनों को फॉलो कर रहा है? अमूमन जो है, जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, ये दो लफ्ज़ी हिदायत को जो है ना बहुत मुश्किल से जो है ना फॉलो करते हैं, एक करते हैं तो दूसरा नहीं कर पाते। फिर देखना ये होता है कि क्या इन दोनों जो इंस्ट्रक्शन जो आपने दो कमांड्स दी हैं, इनमें से उसने कौन सा वाला फॉलो किया है, मतलब ये कि पहला वाला किया है, जो लास्ट वाला है उसको ज़्यादा मतलब उसको सुना है, तो ये भी आपने देखना है। इसके अलावा जो है आपने अगर स्पीच थेरेपी में जो है ये देखना है कि बच्चा आई कांटेक्ट आपके साथ कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन को उसको देखना है, ठीक है? ये बच्चे जो उनके बहुत ज़्यादा इशारों का इस्तेमाल करते हैं, तो इशारों को हमने बहुत ज़्यादा जो है अप्रिशिएट नहीं करना है। थोड़ा सा मैं देख लूँ। चलिए, ये डॉक्टर इमरान यूसुफ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर इमरान। और कौन है? ठीक है, लास्ट में मैं जो है ना आपके जो जितने कुछ क्वेश्चंस होंगे उसका जो है मैं लास्ट में आपको इसके आंसर करूंगी। अभी हम जो है कि इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, जो स्पीच थेरेपी है इसमें आपने एक तो जो है पहले बच्चे की हम उसको देखेंगे, अगर बच्चा हमारे पास कॉकलियर इम्प्लांट के थ्रू आया है, यानी उसने कॉकलियर इम्प्लांट किया हुआ है, तो हम टोटली उसको उस पर रखेंगे और एवीटी पे रखेंगे, यानी ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ऑडिटरी का मतलब है कि सुनना, यानी कि सुनने पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। हमारी जो टेक्निक या स्ट्रेटजीज ऐसी होनी चाहिए, बच्चे को हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना है। अगर वो हेयरिंग एड के थ्रू हमारे पास आया है तो हम थोड़ा सा मल्टीपल वे में जो है ना वो अपने स्ट्रेटजीज को यूज़ करेंगे, जैसे विजुअल स्किल्स को भी यूज़ करेंगे, थोड़ा सा स्पेशल एक्सप्रेशन को भी करेंगे, तो मल्टीपल वे में जो है ना हम करेंगे। लेकिन जो कॉकलियर इम्प्लांट वाले हैं उनके साथ एवीटी यानी कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी पे करेंगे। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या होती है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम जो है अपने जेस्चर्स या टोटल कम्युनिकेशन को यूज़ नहीं करेंगे, अपने एक्सप्रेशन है या बॉडी लैंग्वेज है, ये टोटली हम इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, ताकि बच्चा जो है देखने की बजाय अपने सुनने पे ज़्यादा तवज्जो दे। जो कि उसके सुनने का मसला होता है तो हमने सुनने पे ही उसका काम करना है। जितना ज़्यादा वो अपने समात पे जो है तवज्जो देगा, उतना ही उसकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ेगी। तो सबसे पहले जो मेरा जो पॉइंट है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी में, उसमें है डिटेक्शन ऑफ साउंड, यानी बच्चा जो है वो साउंड्स को डिटेक्ट करेगा। कि आपने जो है जो थेरेपिस्ट होगा या घर में अगर पेरेंट्स जो है मतलब कोई ऐसा वो ले लें, ऑब्जेक्ट ले लें जो कि जिसमें साउंड्स हों, और उसकी जो है ना पीछे से बजाएं, आगे से नहीं, ताकि वो सुने। अच्छा, उसका तरीक़ाकार क्या है कि आपने 2-4 जो है ना ऐसे टॉय या कुछ ऐसे साउंड्स वाले ऑब्जेक्ट्स जो है ना पहले से उसको उसके सामने बजाइए, यानी 4-5 टॉय रखें, मतलब जो कि साउंड्स वाले होते हैं वो उसके सामने बजाएं, और फिर एक-एक करके जो है उसके बजाएं और उससे पूछें कि आपको इस ऑब्जेक्ट में से कौन सी आवाज़ आई है। आप चाहें तो उसका पेयर भी बना सकते हैं, यानी कि अगर डबल जैसे 2 झुनझुने आपने ले लिए, एक झुनझुना बच्चे के सामने रखा, इसी तरह से जो है कोई गाड़ी की आवाज़ है, जो है आपने कार की कोई जू जू की आवाज़ आ रही है, एक कार आपके पास है, एक कार आपने बच्चे को दे दी है, तो उसके सामने भी वो 4 टॉयज आपने रखे हैं साउंड्स वाले, और 4 टॉयज आपके पास है। आप उसके पीछे खड़े हो जाए और आप जो है ना फॉर एग्जांपल कि आपने झुनझुना बजाया है, तो उससे पूछे कि मैंने कौन से वाले टॉय जो है उसकी साउंड आपको सुनाई दी है, तो बच्चा जो है वो उसको पिक करेगा कि अगर उसको झुनझुने की आवाज़ उसने मतलब सुनी है और उसने वो ये आवाज़ जो है ना उसकी स्टोर हो गई ब्रेन में जाके, तो वो आपको झुनझुना ही उठा के दिखाएगा कि इसकी आवाज़ थी। या अगर वो गलती करता है तो फिर आप बार-बार उसकी जो है वो प्रैक्टिस करवाएँ, ताकि उसको जो है ना वो साउंड जो है मेमोराइज़ हो जाए और वो उससे और ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम आते हैं रिकग्निशन ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ साउंड ऑफ वर्ड्स में हमने ये करना है कि हम मुख्तलिफ फ्लश कार्ड्स, यानी कि जो पिक्चर कार्ड होते हैं वो बच्चे के सामने रखते हैं। और पहले तो अगर हम रिसेप्टिव पे काम कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग पे, तो 4 पिक्चर बच्चों के लिए, और अगर अडल्ट है तो आप 6 to 8 पिक्चर्स भी अडल्ट के लिए रख सकते हैं, जो उनके बच्चों के लिए थोड़ा सा लिमिटेड वे में आप जो है वो पिक्चर्स रखें, बहुत ज़्यादा नहीं रखें, इससे बच्चों का थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी होती है। तो 4 जो तस्वीरें होती है, ये पिक्चर कार्ड होते हैं, वो इनफ होता है बच्चे के लिए। आप
बच्चे के सामने रखें और जो ना पॉइंटिंग के थ्रू जो ना उनको बताएं और लेबलिंग करें। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बॉल की तस्वीर है या कार की है या काऊ की है या एप्पल की है, तो पहले आपने बच्चे को जो है मतलब उसके साथ उसको थोड़ा सा पीछे साइड पे बैठे, बिल्कुल आगे फ्रंट पे ना बैठे ताकि बच्चा आपको देखे नहीं, लिप रीडिंग ना करे। तो आप जो है पीछे की साइड पे बैठे और उसको ये आवाज़ें सुनवाएं, जैसे बॉल या कार, तो वन बाय वन इस तरह। और फिर उसके बाद जो है ना उससे पूछें बॉल, और उससे पूछें कि मैंने कौन इन पिक्चर में से जो है ना कौन से जो है लफ्ज बोला है। बच्चा उस पर पॉइंटिंग करेगा। तो इस तरह से जो है लफ्ज़ों की आपने रिकग्निशन ऑफ वर्ड्स करना है। अच्छा, साउंड के रिकग्निशन के लिए जो है आपने जैसे एक तरह के जो है आवाज़ें होती है, जैसे पानी, मानी, हानि, या फिर जो है जाली, नाली, थाली, माली। अब ये क्या है, ये एक ही राइमिंग वर्ड्स होते हैं, एक ही तरह की इनकी टोन होती है। तो जो उनके हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको ये आवाज़ें सुनने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो आपने साथ ही साथ इन आवाज़ों की भी ट्रेनिंग देनी है। आपने ऐसे कार्ड, ऐसे पिक्चर कार्ड बनाना है। अगर अडल्ट है तो आप रिटर्न में भी कर सकते हैं कि उसके जो है ना कार्ड्स बना के और जो है ना ये लफ्ज़ लिख के और आप उसके टेबल पे रखें और उनको जो है ना ये आवाज़ें सुनाएं और बताएं। पहले उसकी प्रैक्टिस करवाएं और बाद में जो मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर आप लफ्ज़ जो है जाली बोलते हैं तो जाली की कोई पिक्चर होनी चाहिए कि उसको ये जो है जाली, माली, हानि, इनमें से इनको साउंड की रिकग्निशन हुई या नहीं हुई। तो इस तरह साउंड की आपने रिकग्निशन करवाना है। इस तरह पीला, नीला, गीला, ये जो है आपने पिक्चर कार्ड के थ्रू करवाना है। पिक्चर भी होनी चाहिए, बच्चों के लिए पिक्चर होनी चाहिए, बड़ों के लिए जो है ना आप रिटर्न में जो है वो इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको स्पीच थेरेपी के बारे में थोड़े से वो बताइए, स्ट्रेटजी बताइए कि आपने घर में बच्चे को कैसे जो है स्पीच थेरेपी करवानी है। फिर हम थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन क्या क्या है। आई होप जी। अली रज़ा मंगी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर उस्मा, वालेकुम अस्सलाम। अस्मी है, वालेकुम अस्सलाम। साथ अकीला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हंजला, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अलीज़ा खान, थैंक यू सो मच। मरियम जाहिद, वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना, very informative and useful session are conducted, appreciate, thank you so much. तहसीन नवाज, kindly इनका क्वेश्चन है, let me know that is it is possible to recover from completely deafness through operation and also about the genetically deafness. देखें, जो मैंने आपको वो बताई है, उसकी जो डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस मैंने आपको बताया है, ये डिपेंड करता है कि बच्चे का जो है डेफनेस कितनी है। अगर वो टोटली डेफ है तो डेफ बच्चे जो है अमूमन इतना मतलब रिकवर नहीं होते। हाँ, अगर देखिए ये चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट में ये देखा जाता है कि जो ब्रेन की जो नर्व्स होती है, अगर वो डैमेज हो गई है तो तब भी जो है ना कॉकलियर इम्प्लांट का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अगर ब्रेन की जो नर्व्स है वो सही है और इनर ईयर में बच्चे का प्रॉब्लम है, तो जो प्रोफाउंड लेवल पे जो हेयरिंग लॉस होता है कॉकलियर इम्प्लांट से, उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बाकी तो आप जेनेटिकली कह रहे हैं तो जेनेटिकली में भी आप देखना, ये देखा जाएगा कि बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो कितना है, मतलब उसका जो हेयरिंग लॉस आ रहा है वो कितना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अर्ली एज में आप बच्चे का जो है वो करें, ट्रीटमेंट वगैरह करें, तो बच्चे में काफ़ी हद तक जो है बेहतरी आती है। बल्कि मेरे जो एक क्लाइंट है 2 साल की उम्र में वो आई थी, उसका नाम मरियम है, और अब माशाल्लाह से वो नॉर्मल स्कूल में जो है असम्बली में दुआ करवाती हैं। असम्बली में जो है सारा जो वो तराना वगैरह पढ़ते हैं, कौमी तराना सब वो करती हैं। उनकी मदर जो है ना अक्सर मुझे वक्तन फ़वक्तन वो वीडियोस सेंड करती हैं। अब वो बच्ची जो कि 6 साल की हो गई हैं तो वो फुली कन्वर्सेशन कर रही होती है। तो यही वजह होती है कि जितना अर्ली एज में बच्चा जो है वो उसकी ट्रीटमेंट होगी, उतना ही जो है ना उसकी लैंग्वेज जो है प्रॉपर वे में डेवलप होगी। सादिया, थैंक यू।
Dr. Uzma, thank you, dear Rahila. Always wanted to learn this topic, and now due to the lockdown, Alhamdulillah, we get this opportunity to learn from each other. Thank you, Dr. Uzma, for your support and encouragement. Rabia Javed, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Asma, thank you. Sadia, thank you so much. Rabia Javed, very nice and deliver and explain. Thank you again. Zara, वालेकुम अस्सलाम. फिर एक क्वेश्चन है, कैन अ ट्रॉमेटिक इवेंट कॉज डेफनेस? यस, डेफिनेटली हो सकता है. अगर कोई भी ट्रॉमा हो सकता है तो उससे भी समाज जो है वो जा सकती है. या अमूमन जो है अडल्ट लाइफ में, यानी कि आगे की लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताए थे रीज़न कि जो पैदाइशी तौर पे बच्चे की जो है बहरापन की वजूहात क्या होती है, या जो बाद की लाइफ में हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजूहात क्या होती है, तो उनमें से जो है एक ट्रॉमा भी हो सकता है कि दिमाग पे चोट लगने से भी बच्चे की समात मुतासिर हो सकती है. फिर है जिया शेख, फिर राबिया जावेद, डज एनी इंडिविजुअल विद इम्पेयर हेयरिंग हैज अ कैरी हेयरिंग एड थ्रू हिज लाइफ? यस, जो हेयरिंग एड है वो आपने पूरे लाइफ फॉर एवर इस्तेमाल करना है. मतलब ये ऐसा नहीं है कि जैसे एक चश्मा है कि आपने नज़र आपकी कमज़ोर हो गई है तो अब आपने जो है मुस्तकिल आपने चश्मा इस्तेमाल करना है. इसी तरह हेयरिंग एड भी जो है आपने पूरी लाइफ जो है हेयरिंग एड का इस्तेमाल करना है. तो कांट इट बी ऑपरेटेड? देखिए, ऑपरेशन जैसे मैंने आपका बताया कि जो कॉकलियर इम्प्लांट है उसका, ये कॉकलियर इम्प्लांट उसको कहते हैं जो कि ऑपरेशन के थ्रू किया जाता है, उसको कॉकलियर इम्प्लांट कहलाया जाता है. ठीक है, तो कॉकलियर इम्प्लांट में भी जो है ना बच्चे का पूरा चेकअप होता है और देखा जाता है कि क्या ये बच्चा कॉकलियर इम्प्लांट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, इससे बच्चे को फ़ायदा पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है. तो ये जो कॉकलियर इम्प्लांट के स्पेशलिस्ट होते हैं वही जो है ना ये सारा पेरेंट्स को गाइड करते हैं, उनसे जो है उनको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं. तो आपका सवाल था कि पूरी लाइफ करते हैं, तो डेफिनेटली पूरी लाइफ जो है ना हेयरिंग एड का इस्तेमाल होता है जी. फिर उसके बाद है सब्बीहा अली है, डॉग सब्बीहा, हाउ डेंजरस इज टू द पुल एयर ऑफ किट? देयर इज अ पर्सन हु पुल हिज चाइल्ड एयर ऑफन वेरी हार्ड. किसी एक बंदे का बता रहे हैं कि वो अपने बच्चे का जो है कान को जो है खींचते हैं. दैट अ चाइल्ड इमीडिएटली क्राइज. द चाइल्ड इज 3 years old and whenever he does any mischief a person twist and pull ही. बहुत अच्छा है. इसमें ये कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में इनके फादर या जो भी इनका कान खींचता है, तो मेरा ख्याल है कि इनके फादर कुछ ज़्यादा ही गुस्से के तेज़ होते हैं और अपना गुस्सा जो है वो बच्चे का जो है कान खींच के करवाते हैं. तो डेफिनेटली देखें, बच्चों के कान जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. तो अगर आप बहुत ज़्यादा तशद्दुद वेद में जो है ना उसका कान खींचते हैं तो इससे भी बच्चे की समाज जो है वो जा सकती है. तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. और बच्चों को जो है दूसरे बहुत सारे तरीक़े होते हैं कि आप बच्चे को जो है ना पनिश करें, उनको मना करें. तो उसके कई भी तरीक़े होते हैं कि किसी भी ऑर्गन को आप इंसानी जो अज़ा है उसको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आगे चल के आपके अपने ही बच्चे का नुकसान होगा और आगे आप खुद भी जो है ना फिर अफसुर्दा होंगे. तो इस तरह के जो वो हैं बिहेवियर्स है, जो जो भी कर रहा है उनको नहीं चाहिए कोई इस तरह के जो है बच्चों के साथ इतने तशद्दुद ही कह सकते हैं इसको कि बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं. अच्छा, ज़ारा, कैन हेयरिंग लॉस अफेक्ट मेमोरी? बिल्कुल देखें, होता है, कुछ होता है, डिपेंड करता है मेमोरी को. जब देखें, जब तक बच्चे की प्रॉपर वे में वो नहीं होगी, लैंग्वेज नहीं होगी. अब मेमोरी जो है कुछ हमारी सुनने की मेमोरी होती है, कुछ हमारी देखने की मेमोरी होती है. जो चीज़ हम देखते हैं तो उस सीन को हम मेमोराइज़ कर देते हैं, या कुछ हम लफ्ज़ सुनते हैं तो उस लफ्ज़ को हम मेमोराइज़ कर लेते हैं. जो सुनने वाले जो तो मेमोरी होगी वो डेफिनेटली जो ना वो तो अफेक्ट करेगी. जब वो बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो वो लफ्ज़ों को कैसे मेमोराइज़ करेगा? तो हेयरिंग वाली मेमोरी जो मेमोराइजेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो विजुअल मेमोरी होगी उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं होती. शफीर सबीर साइल, डॉक्टर उज़मा, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा. फिर एक कोयला अरसलान, मेरा बेटा 4 साल का है, टंग टाई ऑपरेट करवा दिया था 6 मंथ में.
बिफोर 6 मंथ, थेरेपी भी करवा रहे हैं 6 मंथ से, वर्ड्स बोलता है बट सेंटेंस नहीं बोलता, और स्टिल वर्ड्स भी क्लियर नहीं बोलता। ठीक है, टंग टाई है, टंग टाई जो है वो ऑर्गेनिक वो है, प्रॉब्लम है बच्चे का। तो टंग टाई के बाद जो है ना, आपने बच्चे का जो है टंग की एक्सरसाइज करवानी है। टंग की मूवमेंट को आप देखें कि बच्चा जो है उसकी टिप बन रही है, पहले तो ये देखें कि आपके बेटे की जो है वो टिप बन रही है या नहीं। तो टिप पे आप उसके काम करें, उसकी टंग की मूवमेंट पे काम करें। टंग टिप कैसे बनानी है, आप जो है ना प्लेट में जो है उसकी कोई फेवरेट जो है वो लगा दें, जैसे शरबत डाल दें या हनी शहद डाल दें, और उससे बोलें कि टिप से जो है ना उसको चाटे, लिक करें। ये एक्सरसाइज आप करवाएं। प्लस जो है उसको टंग, पहले ये देखें कि वो अपनी जबान को ऊपर जो है, जो गम्स हैं ऊपर के, वो उस पे अपने टंग को लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहा। तो ये एक्सरसाइज, जबान को ऊपर ले जाने की एक्सरसाइज फ्रिक्वेंटली करवाएं। और जो वर्ड्स या जो आवाज़ें साफ नहीं बोल पा रहा, तो वो आप नोट करें कि कौन कौन सी आवाज़ें साफ नहीं बोल पा रहा। जैसे जिन बच्चों को टंग टाई का प्रॉब्लम होता है, अमूमन वो जो ट साउंड है, ये ड साउंड है, र साउंड है, ड़ साउंड है, जिसमें जो टंग होती है वो ट्विस्ट होती है, वो साउंड बच्चे प्रॉपर वे में नहीं बोल पाते। तो आप पहले तो टंग की मूवमेंट देखें। अगर बच्चे की टंग की मूवमेंट बेहतर नहीं है तो डेफिनेटली फिर ये साउंड जो है वो सही तरह से अदा नहीं कर पाएगा। तो बेहतर ये कि उसका कंप्लीटली असेसमेंट करवाएं, ओरल मोटर एक्सरसाइज वगैरह करवाएं, और साथ साथ उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि आप उसको ब्लोइंग एक्सरसाइज करवाएं, ब्लो करवाएं, गुब्बारे वगैरह फुलवाएं उससे, या जो है जो बबल्स हैं उससे भी जो है ना आप ब्लो करवाएं उससे, ताकि उसके जो है ना मसल स्ट्रेंथनेस आ जाएगी। मसल्स वीकनेसेस की वजह से होता है कि टाई हटने के बाद जो है ना जबान जो है वो अपनी पोजीशन में नहीं आई। लेकिन आप थोड़ा सा, मेरे ख्याल में आपके बच्चा अभी 6 साल का है, तो आपने 6 मंथ बिफोर ये ऑपरेट करवाया है टंग टाई, तो इसका मतलब है कि 5.5 साल की उम्र में करवाया है। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा लेट हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये कि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है बाकायदा इसकी स्पीच थेरेपी की क्लासेस लें, और इन साउंड्स की प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। फिर है सज्जाद। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद, डॉक्टर उस्मा। Thank you so much, Dr. Imran Yusuf, once again. फिर ये अरसलान है, इनका क्वेश्चन है कि ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग बट स्टिल नॉट एबल टू हाउ टू मेक सेंटेंसेस, रा या रा साउंड नहीं पिक कर रहा। ठीक है, रा जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरे ख्याल में टंग टाई वाले ही हैं। जी, इनका दोबारा क्वेश्चन है कि वो रा साउंड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रा साउंड में, ड़ा साउंड में, आप देखें टा साउंड में ये आवाज़ें निकाल पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो अब रा के लिए जो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रेशर दें। देखिए, आप पहले उसको खुद आप आवाज़ निकालें रा की, जैसे रिक्शा चलने की या बाइक स्टार्ट करने की आवाज़ आती है, लेकिन साथ साथ आप जबान की पोजीशन देखें कि आपके मतलब जो जबान है वो ऊपर आपकी गम के साथ जो है वो उठी हुई होनी चाहिए। तो पहले मैंने आपको बताया कि टंग की मूवमेंट पे आप काम करें। अगर टंग उसकी ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रही तो पहले डायरेक्ट साउंड पे काम नहीं करें। इस तरह बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि आप टंग को भी वो ऊपर उठाएगा और साथ साथ वो आवाज भी निकालेगा, जो कि उसके लिए हो सकता है कि मुश्किल हो टंग ऊपर लेके जाना। तो पहले आप टंग की जो है एक्सरसाइज ज्यादा करवाएं, बाद में जो है ना फिर ये रा साउंड पे वो करवाएं, प्रैक्टिस करवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान। सरोज भाई, द टाइप ऑफ स्पीच डिफेक्ट, प्लीज से समथिंग ऑन इट। स्पीच डिफेक्ट देखिए, लैंग्वेज और स्पीच, इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंशिएट वो बताऊं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन द स्पीच एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होती है वो हमारी वोकैबुलरी होती है, सेंटेंसेस होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं, इसमें आपके प्रेपोजिशन, नाउन वगैरह, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब चीज़ें जो है आ जाती हैं, ये लैंग्वेज होता है। जैसे हेरिंग
بچوں میں جو ہے عموماً لینگویج ڈس آرڈرز ہی ہوتا ہے، یا اگر آپ جو ہے دوسرا آئی ڈی کے بچے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل جو ڈسیبلٹی جن بچوں میں ہوتی ہے ان میں بھی لینگویج ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. جو اسپیچ پرابلم یا اسپیچ ڈیفیکٹ جو ہوتا ہے، جیسے ابھی جو ارسلان صاحب تھے انہوں نے اپنے بچے کا کہا کہ جو ٹنگ ٹائی کی وجہ سے جو ہے وہ پراپرلی ساؤنڈز نہیں نکال پا رہے، تو یہ مسکولر پرابلم ہوتے ہیں، یہ ٹنگ کے مسل جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ اس کی فنکشننگ نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے بچہ پرفیکٹلی جو ہے وہ ساؤنڈ نہیں نکال پاتا. لیکن بہرحال ان کے بچے کا تو ٹنگ ٹائی کا مسئلہ تھا جو کہ آرگینک مسئلہ تھا. لیکن جو اسپیچ ڈیفیکٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی ساؤنڈز ایرر یعنی کہ آرٹیکولیشن کا پرابلم ہو سکتا ہے، اور جو اسپیچ اور پرابلم ہو سکتے ہیں، اسٹیمرنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے، اسٹیمرنگ آ سکتی ہے اس میں، اور وائس کا بنا سکتا ہے. جو ڈیفیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو جو اسپیچ میکینزم ہے اس میں کوئی بھی وہ آ جاتا ہے، یعنی کلیف پیلیٹ ہے، یہ جو کٹا ہوا تالو ہو سکتا ہے، کٹے ہوئے ہونٹ ہو سکتے ہیں، تو یہ اسپیچ ڈیفیکٹ کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے سید زرین پرویز، تھینک یو. خطائر مغلی، وعلیکم السلام. نواز خان، تھینک یو سو مچ. ٹنگ ٹائی موومنٹ کروایا ہے بٹ ٹنگ اپر لپ پہ نہیں لگاتی ہیں، باہر نکال کے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو ہے زبان کو آپ نے اوپر لے جانے کی آپ نے پریکٹس کرانی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو ہے آپ چمچ پہ یا ٹنگ ڈپریسر پہ جو ہے ہنی یعنی کہ شہد لگا لیں، اور بچے کا جو ہے نا یہ چن پکڑ کے، اور جو ہے جو چمچ ہے یا ٹنگ ڈپریسر جہاں پہ نیچے کی سائڈ پہ آپ نے ہنی لگانا ہے، اور جس سائڈ پہ ہنی ہے اس کو نیچے رکھنا ہے، بچے کے چن کو پکڑنا ہے تاکہ بچہ جو ہے لپ سے جو ہے نا اس کو سک نہ کرے، اس کو پکڑ کے، اور آپ نے زبان کو اس سے بولیں کہ اوپر لک کریں. تو اس طرح یہ جو ہے موومنٹ جو ہے نا اس کی پہلے موومنٹ لے کے آئے زبان کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ساؤنڈز کی پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو کنڈکٹ اورل موٹر پہ میں وہ کوشش کروں گی کہ اس پہ بھی سیشن کنڈکٹ کروں. اچھا، نیکسٹ کون ہے؟ سروت اسلم، اسپیچ تھراپسٹ. ویلکم اسپیچ تھراپسٹ سروت اسلم. 6 لنگ ساؤنڈ ورک فار. آپ کا مجھے اس کویشچن جو ہے نا اتنا وہ کلیئر نہیں ہے، پلیز اس کو ذرا کلیئر کر لیے گا. پھر سجاد ہے، ویری نائس، تھینک یو سو مچ. تھینک یو مریم. اچھا، یہ سجاد ہیں، ان کا کویشچن ہے کہ بٹ واٹ اباؤٹ دوز انڈیویژول ہو آر ناٹ فیملیئر ود نیدر اردو یا نور انگلش لینگویج، ہاؤ وی ول. اچھا، آپ لینگویجز کے یہاں پہ بات کر رہے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کہ اگر آپ سندھی بچوں کا کریں کہ وہ کہیں انٹیریئر سندھ میں رہتے ہیں، انہوں نے اردو بھی نہیں سنی اور انگلش بھی نہیں سنی. دیکھیں، لینگویج آپ نے وہی استعمال کرنا ہے جو کہ گھر میں بولی جاتی ہے. یہاں پہ میں یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنا وہ ہو گیا، مس ہو گیا یہ پوائنٹ. آپ نے بہت اچھا یہاں پہ ذکر کیا ہے، لینگویج کا بہت اچھا پوائنٹ ہے. دیکھیے، آپ بچے کو جب بھی آپ اسپیچ تھراپی کروائیں یا بولیں تو کوشش کریں کہ جو لینگویج آپ گھر میں بولتے ہیں اسی لینگویج میں آپ نے بچے کے ساتھ جو ہے لینگویج ڈیولپ کرنی ہے. اس لیے کہ بچہ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ گھر میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتا ہے، تو کوشش کریں کہ وہی لینگویج جتنا آپ دیں گے اتنا ہی وہ سیکھے گا. تو ضروری نہیں کہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے کہ وہ اردو ہی سیکھے، انگلش ہی سیکھے، لیکن آپ اپنی لینگویج میں بھی سکھا سکتے ہیں. لیکن طریقہ کار یہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی طریقے پہ لے کے چلے. آپ چاہے آپ سندھی میں بھی سکھا سکتے ہیں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ضرورت نہیں، بلکہ یہ تو زیادہ بہتر ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ جو الفاظ ہے وہ سندھی میں سننے کو ملیں گے. اور یہ جو ہم اردو انگلش اس کے چکر میں رہتے ہیں، یہاں پہ کنفیوز ہوتا ہے کہ گھر میں جو ہے اردو بولی جا رہی ہے، سندھی بولی جا رہی ہے، اسکول جاتا ہے تو اردو بھی سننے کو مل رہی ہے، انگلش بھی سننے کو مل رہا ہے. جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ بچے ہوتے ہیں تو ان کو جو اور زیادہ جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے.
तो बेहतर यही है कि बच्चे के साथ जो है ना एक ही लैंग्वेज रखें, जो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज है वो फिर आप डिसाइड करें कि आपके यहाँ ज़्यादातर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। जैसे कुछ फैमिलीज होती है कि है तो सिंधी, लेकिन घरों में भी वो अक्सर उर्दू ही में बात कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। तो देख लें कि जो एक्सपोजर बच्चे को मिल रहा है वो कौन सी लैंग्वेज का है, तो उसी लैंग्वेज में आप बच्चे की वोकैबुलरी पे काम कर सकते हैं। थैंक यू सरवत। थैंक यू सो मच डॉक्टर उज़मा। Parents Sajjad, very informative and detailed. Thank you, Zara. Thank you, Rana. जो बच्चे स्टटर करते हैं उनके लिए उनके एक्सरसाइज क्या होगी? चाइल्ड एज 11 ईयर चाइल्ड है और उसको स्टटरिंग का प्रॉब्लम है। तो स्टटरिंग में देखिए, पहले तो हमने ये देखना है कि वो टाइप ऑफ स्टटरिंग कौन सा कर रहा है, मतलब वो लफ्ज़ों को प्रोलॉन्ग कर रहा है या जो है रिपीटेशन ज़्यादा कर रहा है या पॉजेज ज़्यादा दे रहा है या उसमें ब्लॉकेज ज़्यादा आ रहा है। पहले तो टाइप ऑफ स्टटरिंग को देखना है, फिर हमने जो है ना उसकी जो है ना एक्सरसाइज करनी है। लेकिन बहरहाल आप जो है ना उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाएं और कोशिश करें कि उसको जो है ना पॉजेज में, यानी कि उसका रेट ऑफ स्पीकिंग जो है कम रखें। अमूमन जो स्टटर वाले बच्चे होते हैं वो एक ही सांस में बहुत सारे लफ्ज़ बोलते हैं, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाते हैं। और प्लस जो फैमिली मेंबर होते हैं उनका भी सम फैमिली मेंबर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक का जो है रेट ऑफ स्पीकिंग जो है वो फास्ट हो, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर जो है पहले देखना पड़ता है कि फैमिली मेंबर का वे ऑफ स्पीकिंग जो है वो क्या है, वो फास्ट वे में बात करते हैं या स्लो वे में करते हैं। बहरहाल अगर वो फास्ट वे में बात करते हैं तो आपको अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा उस बच्चे के लिए, यानी कि स्लो, थोड़ा पॉजेस के थ्रू जो है आप उनके साथ बात करें और उनको स्टोरी वगैरह रीडिंग वगैरह करवाएं। उसको बच्चे को बताएं कि 2 लफ्ज़ बोलने के बाद जो है ना सांस लें। अगर वो 2 लफ्ज़ में वो स्टटर नहीं कर रहा है तो 1 लफ्ज़ और बढ़ा दें। 3 वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाएं। जब 3 वर्ड्स भी वो सही तरह बोले तो 4 वर्ड, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेंथ ऑफ जो वर्ड्स है वो बढ़ाएं, लेकिन पॉजेस पे ज़्यादा रखें। तो जो है पहले देखिए, अमूमन जो स्टटर वाले बच्चे होते हैं आई कांटेक्ट नहीं करते, अवॉइड करते हैं। आई कांटेक्ट उसमें बेहतर करें तो ताकि उनमें खुद एतमादी पैदा हो। तो इस पे भी हम इंशाल्लाह स्टटरिंग पे जो है कोशिश करेंगे कि इस पे भी एक आध सेशन रखें। यू वेलकम अरसलान। यहाँ पे एक डिमांड आई है कि सरत असलम कह रही हैं कि 1 सेशन शुड ऑन क्लैप पैलेट। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट, इंशाल्लाह करेंगे। अभी जो है मेरा जो फोकस है वो जो लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, जैसे इसमें आज का मैंने जो सेशन किया है वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो कि लैंग्वेज डिसऑर्डर बच्चे होते हैं। इसके बाद जो है जो मेरा सेशन होगा वो डाउन सिंड्रोम पे होगा, जो कि ये मेरा पीएचडी भी जो है डाउन सिंड्रोम पे है, मेरी स्पेशलिटी है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम पे इसके बाद जो है इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है सारे टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। अगर इसी तरह ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहा तो इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं अपनी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अच्छा, इनका सरवत है कि आई सेड इन इनिशियल सेशन इन 6 लिंग साउंड ट्रेनिंग इज गुड प्रैक्टिस फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट पेशेंट। थैंक यू। डॉक्टर उस्मा का सवाल है, कैन वी हैव अ कंप्लीट सेशन ऑन स्टटरिंग? डॉक्टर आयला, डेफिनेटली इंशाल्लाह स्टटरिंग पे भी करेंगे। बल्कि ये तो नॉर्मल जो बच्चे बड़े सब में ये प्रॉब्लम होता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये स्पेशल लोगों में ही होता है, बल्कि स्टटरिंग जो है नॉर्मल पर्सन में होता है। और आजकल जो है बल्कि ज़्यादा जो स्टटरिंग के इश्यूज़ है, फ्लुएंसी के प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी लोगों में आ रहे हैं। तो इस पे भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल करेंगे। सज्जाद हैं, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू।
आई होप कि आपको आज का जो सेशन है काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और जो और ऑडियंस है जो कि जिनका एक्सपीरियंस जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के साथ नहीं है, तो अपनी ये जो आपने इन्फॉर्मेशन इस सेशन से या इस वीडियो से आप लोगों ने ली है, आई होप कि आप इस इंफॉर्मेशन को आगे भी उन लोगों को पहुंचाएंगे जिनके यहाँ जो है बच्चों की पैदाइश होती है, तो आपने ये सारी मालूमात जो है ना उनको देना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिसेबिलिटी को जो है कम करें। हमारी कोशिश यही है। अच्छा, जो नेक्स्ट जो मेरा सेशन होगा वो मंडे को होगा, जाए ट्यूसडे को। मंडे को डॉक्टर उज़मा का सेशन होता है, तो वो कुछ उस दिन जो है कुछ मसरूफियात है, तो मंडे को जो है मैं अपना सेशन कंडक्ट करूंगी, और ट्यूसडे को डॉक्टर उज़मा जो है अपना सेशन मतलब लाइव अपना सेशन करेगी। जो मेरा कमिंग जो सेशन का टॉपिक है वो है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम पे अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो अभी से आप बना लें, तो इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव योर आंसर। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।